उत्तराखंड बीजेपी में जो लोग सक्रिय थे उनके टिकट के लाले पड़े हुए हैं और जो लोग निष्क्रिय थे उन्हें बीजेपी की पहली लिस्ट में पहली पसंद के हिसाब से टिकट दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 टिकट बीजेपी फाइनल कर गई और 2 टिकट अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं? अंदर क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, किसकी पीठ पर अपना हाथ रखेंगे? पूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसे टिकट मिलेगा लोकसभा का और कौन राज्यपाल बनकर जाएगा दूसरे प्रदेश में? सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह यह है कि यह खबर आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी ने जब से अपनी पहली लिस्ट जारी की है तब से उत्तराखंड में भी हलचल काफी बढ़ गई है। जो 3 नाम बीजेपी ने फाइनल कर दिए हैं वो अब चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कई प्रत्याशी बीजेपी के दफ्तर भी पहुंचे और वहां से अपने अपने लिए रणनीति बनाने के लिए चर्चा करनी शुरू कर दी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 2 टिकट फाइनल नहीं हुए हैं और इन 2 टिकटों को लेकर भाग दौड़ जारी है। पौड़ी गढ़वाल से कौन लड़ेगा और हरिद्वार से कौन लड़ेगा, जातिगत समीकरण कहां कैसे फिट बैठते हैं, इसको लेकर उथल पुथल चल रही है। इस बीच खबर है कि जिन लोगों को अभी तक टिकट नहीं मिला है उनमें से कई लोग दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। कई लोग अपने दूसरे नेताओं से मुलाकात करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच एक खबर आती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट कटेगा जरूर, यह लगभग तय है। और यह भी खबर है कि जिनका टिकट कट रहा है उनको राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। पार्टी उन्हें किसी दूसरे प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका में भेज सकती है। ऐसा कोई अनोखा नहीं होगा, ऐसा पहले भी हुआ है। अगर आपको 2019 का लोकसभा चुनाव याद आए तो उस समय भगत सिंह कोश्यारी साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और भगत सिंह कोश्यारी साहब को जब बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो कोश्यारी साहब को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। इस बार भी कुछ इस तरीके का समीकरण बन सकता है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कौन से पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी पुनर्वास करके राज्यपाल के रूप में भेजेगी। 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत। इन तीनों लोगों को अगर आप देखें तो लगातार भाग दौड़ रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से होती रही। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री से उनकी लगभग 1 घंटे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे गढ़वाल का भ्रमण किया था। उसके बाद वो कुमाऊं के भी दौरे करने लगे थे, अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत कि वो हरिद्वार या गढ़वाल दोनों जगह में से कहां फिट हो सकते हैं। पहली पसंद जाहिर सी बात है उनकी गढ़वाल है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे हुए तो तीरथ सिंह रावत ने भी अपने दौरे तेज कर दिए थे। पिछले साल हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में राज्य सरकार सक्रिय थी, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय थी, रमेश पोखरियाल निशंक भी सक्रिय थे और रमेश पोखरियाल निशंक दावा करते हैं कि उनके कारण पार्टी पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुई है। यह उनकी 6-8 महीने की मेहनत थी, यह दावा रमेश पोखरियाल निशंक करते हैं। लेकिन हरिद्वार एक ऐसा जनपद है, हरिद्वार में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं और यह एक संकट का कारण हरिद्वार में बीजेपी के लिए है।
लेकिन यहां पर बात यह हो रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों सक्रिय रहे हैं। जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटाया गया वो भी सक्रिय है, और रमेश पोखरियाल निशंक सांसद के रूप में भी सक्रियता उनकी रहती थी। अनिल बलूनी की सक्रियता भी देखने को लगातार मिलती रही है, वो उत्तराखंड में खूब सक्रिय रहते थे। पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में तो उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा देखने को मिली, चाहे वो ट्रेन के शेड्यूल की बात करी जाए, ट्रेन चलाने की बात की जाए कोटद्वार तक, चाहे वहां पे बस अड्डे का निर्माण हो, जो संसदीय सीट पौड़ी गढ़वाल है वहां रामनगर बस अड्डा, और उसके अलावा दूसरी चीजें, अभी डॉपलर रडार की भी बात हुई है। तो अनिल बलूनी का भी एक रोल सक्रियता दिखाने में रहा है। और बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इन 3 सक्रिय दावेदारों को बीजेपी की पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली है। अब अगर जिनको टिकट मिला है उनकी सक्रियता की अगर हम बात करते हैं तो अजय भट्ट ठीक ठाक सक्रिय रहे हैं अपने स्तर से, जितना सक्रिय उनको रहना चाहिए था, बिना किसी विवाद में रहे हुए अजय भट्ट सक्रिय रहे हैं। उनसे थोड़ा कम सक्रिय अजय टम्टा रहे हैं। अजय टम्टा को बीजेपी ने पहले मंत्री बनाया था मोदी मंत्रिमंडल में, और राज्य मंत्री थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है कपड़ा राज्य मंत्री थे, लेकिन फिर उनको हटा भी दिया गया था और उनकी सक्रियता उस हद तक दिखाई नहीं दी। इसका कारण अजय टम्टा ही बता सकते हैं। लेकिन महारानी जो टिहरी की हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो पिछले 10 साल से निष्क्रिय हैं। अब जिनके नाम के आगे ही महारानी लगा हो उसे सक्रिय रहने की आवश्यकता ही क्या है। तो फिर बीजेपी ने महारानी का टिकट कैसे फाइनल कर दिया और अजय टम्टा का टिकट कैसे फाइनल कर दिया, इस बात को लेकर कई लोग बड़ा आश्चर्य महसूस करते हैं। अजय भट्ट के बीच में, अजय भट्ट के सीट पर भी कई दावेदार थे, अरविंद पांडे का नाम खास तौर पर वहां पर आया था। अब एक फॉर्मूला बीजेपी ने तय किया जब लिस्ट फाइनल हो रही थी कि जो भी मंत्री है या जो विधायक है उसको लोकसभा का टिकट नहीं देना है। जब इस फॉर्मूले की बात आई तो सबसे पहले तो अरविंद पांडे का नाम उस लिस्ट से कट गया जो संभावित दावेदार थे, यानी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट स्वाभाविक रूप से आगे आ गए और जो अरविंद पांडे थे उनका नाम लिस्ट से काटा गया। अजय टम्टा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक प्रमुख दावेदार थी रेखा आर्य। जब बीजेपी के फॉर्मूले से रेखा आर्य का टिकट कटने लगा, मतलब तय हो गया कि रेखा आर्य को टिकट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो मंत्री हैं, तो फिर एक दूसरे दावेदार के नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन वहां पर उनका नाम रेस में आगे नहीं बढ़ पाया और अजय टम्टा अपना टिकट बचाने में कामयाब हो गए। ये दोनों लोगों का टिकट बच गया। अब बात आती है महारानी की, क्योंकि उनकी उम्र भी 74 वर्ष हो चुकी है और सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि एक तो उम्र का पैमाना और दूसरा उनकी निष्क्रियता पार्टी को पसंद नहीं आ रही है। यह बात खुले रूप में पार्टी के दफ्तर में होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में होती है, तमाम बड़े पदाधिकारियों के बीच में होती है। लेकिन महारानी का एक कनेक्शन गुजरात से था और महारानी का एक कनेक्शन उत्तराखंड में यह बना कि एक तो नेपाल परिवार की वो बेटी हैं और उत्तराखंड में ब्याही गई हैं, तो भारत नेपाल संबंधों का ध्यान रखते हुए एक तो नेपाल की बेटी को उत्तराखंड में सम्मान दिया जाता है, ये पक्ष में गया उनके। दूसरा एक परिवार का रसूख, जिस रसूख के नाम पर आला कमान या शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और उन्होंने 74 वर्ष की बुजुर्ग महिला को टिकट दे दिया, जिनके टिकट कटने की चर्चाएं सबसे ज्यादा थी। अगर माला राज्य लक्ष्मी के मुकाबले हम नेताओं की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम कट चुके थे और यहां से भी एक महिला उम्मीदवार का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बीजेपी की महिला नेत्री के नाम पर काफी हद तक सहमति हो गई थी, लेकिन फिर वही बात, परिवार का जो बैकग्राउंड था, भारत नेपाल के जो संबंध थे और रेखा आर्य को टिकट अल्मोड़े से नहीं दिया, मतलब एक महिला को टिकट दिया जाना था और महिलाओं में माला राज्य लक्ष्मी शाह ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सबसे उपयुक्त महिला लगी, यानी जो सबसे निष्क्रिय था। अगर आप लिस्ट में भी नाम देखेंगे तो सबसे पहला नाम माला राज्य लक्ष्मी शाह का है और जो सक्रिय उम्मीदवार थे, दावेदार थे, भागदौड़ कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उन्हें रेस से बाहर कर दिया गया। और जो लोग
तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम फाइनल नहीं हुआ और भारी भरकम अजय बलूनी का नाम फाइनल नहीं हुआ, तो आश्चर्य पार्टी को, तमाम मतदाताओं को भी हुआ है। अब देखना यह है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से बीजेपी किसे लोकसभा का टिकट देगी, किसे गवर्नर बनाएगी और कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री खाली हाथ रह जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, अनिल बलूनी को बीजेपी कहां से चुनाव लड़ाएगी, इसकी 2 संभावनाएं बताई गई है। एक तो गढ़वाल, इसकी 3 संभावनाएं हैं, गढ़वाल संसदीय सीट भी, और अब बताया जा रहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हरिद्वार से भी अगर उनको मैदान में उतारा जाता है तो उनके पक्ष में क्या क्या बातें हो सकती हैं। एक सीट उनके लिए और बताई गई कि वो दिल्ली की एक सीट, पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से भी चुनाव में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अभी इसका खुलासा किसी को नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वास्तव में सोच क्या रहा है, किस नेता के लिए क्या जिम्मेदारी सोची गई है। लेकिन यह जरूर तय है कि जो ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पसंद नहीं करता। जिसे जो जिम्मेदारी दे दी गई वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर ले और चुपचाप बैठ जाए, शायद ऐसे लोगों की लॉटरी लग सकती है। तो देखना यह है कि जब बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी तो उसमें किसका नाम होता है, किसी का नाम होता भी है या नहीं होता, या जितने नामों की चर्चा हो रही है कहीं इससे अलग नाम तो बीजेपी ने नहीं सोचे हैं हरिद्वार और गढ़वाल संसदीय सीट के लिए। खुलासा तभी होगा जब लिस्ट सामने आएगी। आकलन या अटकलबाजी की कोई गुंजाइश बीजेपी में है नहीं, क्योंकि जो टिकट बांटे गए हैं उत्तराखंड में उससे अंदाजा लगता है कि बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है अगर ज्यादा तेज भागने की कोशिश की जाए। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।